आप देख रहे हैं मनी गुरु, मैं हूं स्वाति रायना। आज हम खास तौर पर बात करेंगे कि मार्केट के उतार चढ़ाव के दौरान क्या करे निवेशक। कई बार मार्केट के उतार चढ़ाव में निवेशक घबरा जाते हैं और आनन फानन में कई गलतियां कर देते हैं। तो निवेशक ऐसी कैसी गलतियों से बचे, क्या करने में समझदारी है जब मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। आज के इस सिनेरियो में निवेशक को क्या समझदारी दिखानी चाहिए अपने निवेश के प्रति, यही बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर से हेमंत रुस्तगी जी हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। हेमंत, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि इक्विटी फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी एक उतार चढ़ाव भरा समय रहा है। मार्केट में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। जरा हमें यह समझाइए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स और कौन से रीजंस रहे हैं जिसने मार्केट में काफी ज्यादा उथल पुथल मचा दी। देखिए स्वाति, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटी में 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये कि वो इक्विटी जो है इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए होनी चाहिए, और दूसरा आप बहुत श्योर होने चाहिए कि जो आपका टाइम होराइजन है वो कितना है। दूसरी बात, आप जब भी इक्विटी में इन्वेस्ट करें, चाहे आप फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें या आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें, आपको वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में वो एक नेचुरल फिनोमिना है। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 6 महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला है। इनफैक्ट उतार ज़्यादा है, चढ़ाव कम है। उसमें भी हम देखें, अगर लार्ज कैप में शायद उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप में फंड्स, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। कारण की अगर हम बात करें, देखिए जनवरी एंड तक मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा था। जब बजट प्रेजेंट हुआ, उसमें री इंट्रोड्यूस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% के हिसाब से, तो उससे थोड़ा सेंटीमेंट ख़राब हुआ। वो तो शायद कुछ दिनों में थोड़ा सा मार्केट थोड़ी संभल गई, लेकिन उसके बाद जो इंटरनेशनल फैक्टर्स थे उन्होंने टेक ओवर किया। उसमें अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो वॉर की बात चल रही थी वो है, या अमेरिका, चाइना और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड वॉर की बात चल रही है वो उसके कारण हुआ। और जो अमेरिका में जो रेट हाइक किया गया वो, और हमारे देश में जो रेट हाइक हुआ वो। तो आई थिंक होता क्या है कि जब ऐसा माहौल बनता है तो काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं, वो बाजार को ऊपर आने नहीं देते हैं, और उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो लंबे समय तक चलती है। और वही मुझे लग रहा है अभी हुआ है, पिछले 6 महीने से ऐसा हो रहा है, और मुझे लगता है कि आगे कुछ समय तक भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहने वाली है। और खासतौर पर निवेशकों के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि ऐसे मौके पर जल्दबाजी में कोई फैसला, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, घबराएं नहीं, समझदारी से काम लीजिए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम अब हेमंत आपसे बात करने जा रहे हैं कि जब उतार चढ़ाव मार्केट में ज्यादा होता है, और आपने कहा कि चढ़ाव से ज्यादा उतार हमने पिछले कुछ समय में देखा है, तो जो निवेशक है अपने लिए वो फायदा कैसे देख सकते हैं इसमें। सबसे पहले वो निवेशक जो कि SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल रहे हैं, उनके लिए मार्केट का उतार चढ़ाव कैसे सरप्राइजेस या फिर कैसे कुछ इवेंट्स लेकर आता है जिनको ध्यान में रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। आई थिंक पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी इन्वेस्टर्स ने SIP के द्वारा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसमें 2 तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक इन्वेस्टर्स वो हैं जो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करते हैं, जो उनको पता है कि हमारे लंबे समय के जो गोल्स हैं उनके लिए हम पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि उनके पास लमसम नहीं होता है, लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरफ तो ये इन्वेस्टर हैं। दूसरी जो बहुत क्लियर है कि हमें अगले 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, कितने साल तक हमको SIP के द्वारा इन्वेस्ट करना है। दूसरे ऐसे इन्वेस्टर हैं SIP में जिन्होंने शायद इन्वेस्ट करना तो शुरू किया, लेकिन वो टाइम होराइजन जो था वो बहुत क्लियर नहीं था। ये नहीं मालूम था कि 2-3 साल के लिए करना है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है 1-2 साल कोशिश करके देखते हैं क्या होगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो दोनों का रिएक्शन जो है मेरे को लगता है अलग होगा। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत गोल्स के अधीन उन्होंने इन्वेस्ट किया है, मुझे लगता है उनको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, जब आपका मेहनत का पैसा आप इक्विटी में लगाते हैं, उसकी वैल्यूएशन कम होती है तो आपको घबराहट होती है, लेकिन जब आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हो SIP के द्वारा तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका एवरेजिंग का फ़ायदा होता है। तो अगर आपने बहुत क्लियर टाइम होराइजन से इन्वेस्ट किया है, गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, तो SIP को बिल्कुल बंद नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करें इन्वेस्टर्स, तो देखेंगे कि जनवरी तक जो इनकी इन्वेस्टमेंट SIP से हो रही थी वो हार NAV पे हो रही थी, क्योंकि मार्केट जो है एक तरफा ऊपर जा रहा था। अब जो हमने देखा है बाजार के अंदर, जो हमने देखा गिरावट जो है और वॉलेटिलिटी जो बढ़ी है,
यही समय है जब आपकी इन्वेस्टमेंट जो है निचले स्तर पे जाती है। और जो हमेशा बात करते हैं कि एवरेजिंग का जो फ़ायदा होता है आपको तभी होगा जब आप इस डिफ़िकल्ट समय में, इस वॉलेटाइल समय में अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है और कोई बदलाव नहीं करना है। हाँ, अगर आप वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने SIP में इन्वेस्ट किया लेकिन टाइम होराइजन क्लियर नहीं है, उनको भी एकदम से एब्रप्टली कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को देखें और अगर पहले नहीं देखा तो अभी देखें कि हमारे पास कितना समय है। अगर आपके पास 5-10 साल का समय है, आप अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP से द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पहले अगर टाइम होराइजन सेट नहीं किया तो अभी कर लीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कीजिए। तो सिस्टमैटिकली जब आप इन्वेस्ट करते हो आपको बिल्कुल भी बाजार से घबराना नहीं है और अपने जो इन्वेस्टमेंट को है वो कंटिन्यू करना है। लेकिन ये जरूर देख लीजिए कि आपके जो पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं वो अच्छे हों, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, कंसिस्टेंट हो, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो बाजार के उतार चढ़ाव के समय खासतौर पर एसेट एलोकेशन को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हेमंत, इस बीच कई व्यूअर्स हैं जो हमें कॉल कर रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और ऐसे ही एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है झांसी से अमित त्रिपाठी। अमित जी, सर आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपने अपना सवाल भी हमें लिखकर भेजा था। जरा मैं बताइए कि आप ये निवेश जो कर रहे हैं, कब से निवेश कर रहे हैं और किस गोल के तहत? गुड इवनिंग मैम। मैंने अभी लास्ट मंथ से SIP शुरू की है और मैंने किसी एडवाइजर से मदद नहीं ली है। जितने भी इन्वेस्टमेंट किए हैं सारे इसी के थ्रू किए हैं और आपका शो और ये म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन देख के ही मैंने शुरू किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो ठीक है या नहीं है, या इसमें कुछ चेंज की जरूरत है। दूसरा, मेरा 2 गोल है, मैं उसमें भेजा है। एक तो अभी मेरी एज 35 ईयर्स है, तो 15-17 साल का मेरा होराइजन है। तो उसमें अपनी 2 बेटियां हैं मेरी, तो उनकी एजुकेशन और 1 करोड़ एजुकेशन के लिए 50 लाख रुपीज और 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे रिटायरमेंट के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं। तीसरा मैं ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं मनी कंट्रोल में और उसमें, तो सभी का किसी एक पर्टिकुलर फंड के प्रति सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसके लिए कैसे डिफाइन किया जाएगा उसको? थोड़ा सा कोई एक पर्टिकुलर फंड को कोई एक एडवाइजर बोलता है कि अच्छा फंड है, कोई दूसरा उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, तो वो कैसे क्लियर हो, ये मैं जानता हूँ। हाँ, वो हर किसी का रुझान, हर किसी से एक टाइप भी होता है, ये एक अलग मामला है। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है उस पर मैं जरा हमारे जो आज के एक्सपर्ट है हेमंत, उनसे आपको राय दिलाती हूँ कि आखिरकार जो आपने जिन फंड्स में पैसे डाल रखे हैं उसके हिसाब से आपने अपना जो गोल सेट किया है वो कितना सही है। हेमंत, इनके पोर्टफोलियो पे बताइए कि इनके फंड्स कैसे हैं। देखिए, इन्होंने आई थिंक 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शायद 5 फंड्स हैं इनके पास। एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा अमित कि आपने जो अभी जो सवाल पूछा है हमसे और आपने पिछले महीने ही अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है, तो मेरी आपको गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आगे से जब भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सा होमवर्क करें और अगर सवाल पूछें तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूछें। अगर थोड़ा सी भी डाउट हो, अगर आपको लगता है कि थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, तो पहले सवाल पूछें, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करके 1-2 महीने के बाद पूछना कि मेरे फंड्स कैसे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में वो डाउट क्रिएट करेगा। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है आगे से जब भी इन्वेस्टमेंट करें। 2 गोल्स हैं आपके, 15 से 17 साल, 25 साल लंबा समय आपके पास। इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सही एसेट क्लास चुने हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके जो फंड्स हैं उसके बारे में बताता हूं आपको मैं। और जो लॉन्ग टर्म आपका जो रिटायरमेंट का गोल है वो भी लंबा समय है, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही आपकी स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे जो फंड अगर मैं देखूँ आपके, तो एक जो ICICI डेट और इक्विटी फंड जो है वो इतने लंबे समय के लिए मुझे लगता नहीं कि वो आपके लिए सूटेबल है, तो उसको आप चेंज करें, क्योंकि लंबे समय में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो आप अगर इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हो तो आपकी एलोकेशन जो है वो इक्विटी पे ज़्यादा होने की ज़रूरत है, तो वो आप थोड़ा सा बदल लीजिए। और बाकी जो फंड्स हैं आपके, जैसे वो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसको L&T जैसे मिड कैप आपका फंड है, उसके अंदर अगर आप उसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि लंबे समय में एक अच्छा मिड कैप फंड होना भी मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बाकी जो 3 फंड हैं अच्छे हैं, 3 फंड है, क्योंकि इसलिए मेरी आपसे अगेन रिक्वेस्ट ये है कि आप उसमें से 2 ही फंड रखें। चाहे तो SBI ब्लू चिप जो है वो उसकी जगह पे जो बाकी 2 फंड है, मोतीलाल ओसवाल और कोटक का जो फंड है स्टैंडर्ड मल्टी कैप, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें। तो इस तरह से अगर अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको करीब 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 12% का अगर मैं एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूँ, और आपकी रिटायरमेंट के लिए करीब आपको 5,000। तो कहीं ना कहीं आपके पास आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आपको मौका मिले अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बढ़ाइए और उस तक पहुंच पाएंगे। आपने जो सवाल पूछा कि
कुछ जो एडवाइजर्स हैं वो एक फंड को चाहते हैं, दूसरे एडवाइजर नहीं चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि उनको पसंद या नापसंद है। कभी कभी क्या होता है, कोई फंड अच्छा होता है लेकिन वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं वो आपको देखना पड़ता है। तो मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में एक तरह के 3 फंड हैं, तीनों अच्छे फंड हैं, तब आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे मैं आपके अगर पोर्टफोलियो की बात करूं, तीनों अच्छे फंड हैं, एसबीआई ब्लू चिप खराब फंड नहीं है, लेकिन 3 फंड में एक ही जैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। उस पर आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया कि एसबीआई ब्लू चिप से, फिर से मैं कह रहा हूँ एसबीआई ब्लू चिप एक अच्छा फंड है, उससे आप निकल के जो बाकी 2 फंड हैं, क्योंकि वो मल्टी कैप फंड है, उसमें थोड़ा सा 15% करीब आपको मिड कैप भी मिलेगा। तो कभी कभी हमें पोर्टफोलियो की आपकी जो सही एलोकेशन है आपके गोल के हिसाब से, उसको देख के बदलाव करने पड़ते हैं। जब हम बदलाव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फंड अच्छा नहीं है इसलिए बदलाव करते हैं। ओके, एक और कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त विनायक वी पाठक फोन लाइन पर हैं। विनायक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो मैडम, गुड इवनिंग। विनायक बात कर रहा हूँ बेंगलोर से। जी सर। तो मैंने एक बार ऑलरेडी सवाल पूछा था, मुझे अपने इक्विटी पोर्टफोलियो पे ऑलरेडी सजेशन मिल चुका है। ओके सर। तो मैं एक मुफ्त निवेश करना चाहता हूँ बैलेंस फंड में। मैंने 2 फंड शॉर्ट लिस्ट भी किए हैं, कोटक एडवांटेज बैलेंस फंड और L&T इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड। ओके। इन दोनों फंड में मैं 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या ये मेरा स्ट्रेटजी ठीक रहेगा या नहीं, ये मुझे पूछना है मैडम। मैं 50 लाख चाहता हूँ 10 साल के बाद इक्विटी म्यूचुअल फंड से, और 1 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए। ये 2 मेरे गोल हैं, तो मुझे सजेशन चाहिए मैडम। ओके, विनायक जी का सवाल आपने सुना, आपके पास उनके डिटेल्स भी है। हेमंत, बताइए, अच्छे बैलेंस फंड की तलाश में है और 2 फंड्स का चुनाव इन्होंने किया है, इन्हें राय दीजिए। देखिए, जैसा उन्होंने कहा विनायक, मैं फिर से कहूँगा कि आपके जो फंड्स हैं, इक्विटी फंड, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आपने आई थिंक अच्छी सिलेक्शन की है और सही एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आपका जो टाइम होराइजन है लंबा है, 10 साल और उससे ज़्यादा लंबा समय है। अगर आप उसी के लिए बैलेंस फंड देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सही डिसीजन होगा। आपके पास ऑलरेडी 4 या 5 फंड हैं, आप उन्हीं फंड में उसको अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो आपके पास डेट या बैलेंस, सब तरह के फंड होने बहुत ज़रूरी हैं। इक्विटी फंड स्पेशली जब एक्यूमुलेशन फेज़ में हो आप, तो आपके पास अच्छे फंड हो तो आप करें। मेरी आपको सलाह ये है कि आप बैलेंस फंड की जगह जो लमसम आप 3 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो एग्जिस्टिंग फंड में अगर आप इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी कुल इन्वेस्टमेंट जो है करीब 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, और अगर मैं देखूं तो दोनों गोल्स के लिए आपको, पहले गोल के लिए 17,000 और जो दूसरा गोल है रिटायरमेंट के लिए उसको 10,000 पे इन्वेस्ट करने हैं आपको। तो कुल मिला के 27,000 पे इन्वेस्ट करने हैं। आप 20,000 ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो, 7,000 की डेफिशिएंसी है। जब भी हो सके, जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 3 लाख जो है वो आप पहले गोल के लिए आप एलोकेट करेंगे। तो अगर आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो आपको, मुझे लगता है, बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी और अपने गोल के जो नज़दीक आप डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। और जब आप गोल के नज़दीक पहुंचें तब शायद समय होगा कि आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करके जो आपने गेन्स बनाए हैं उसको प्रोटेक्ट कीजिए। लेकिन अभी से जब 10 साल का समय हो कम से कम और आप रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बैलेंस फंड बहुत ही कोई सूटेबल ऑप्शन है आपके लिए। ओके हेमंत, इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी जुड़ गए हैं। विलास जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कहाँ से हैं आप और क्या सवाल है आपका? मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी सर, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास कोटक सेलेक्ट फोकस फंड है, IDFC ELS फंड है, SBI मैग्नम ग्लोबल फंड है, ओके, HDFC स्मॉल कैप फंड है। मैं इसमें 1 साल से इन्वेस्ट करता हूँ। ओके, तो एक फंड कैसे है मुझे पूछना था। टोटल 5,000 इन्वेस्टमेंट है इसमें। ठीक है, और कोई गोल आपका कि आप क्या करना चाहते हैं इस फंड्स में निवेश करके? कितने समय में कितनी राशि इकट्ठा करना चाहते हैं सर? मेरी बेटी की शादी के लिए 25 लाख चाहिए 20 साल बाद। कितने साल बाद सर? 20 साल बाद। अभी उसकी 2 साल की उम्र है। ठीक है। और कोई गोल आपका? रिटायरमेंट के लिए वो 50 लाख चाहिए 30 साल बाद। ठीक है। तो ये आपने निवेश कब से करना शुरू किया है? 1 साल से। 1 साल से 4 फंड्स में आप टोटल 5,000 का निवेश कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, बेटी की शादी और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे आपको चाहिए।
हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे पूछते हैं आपका पोर्टफोलियो कैसा है। हेमंत, देखिए सबसे पहले इनका जो टाइम होराइजन है काफ़ी लंबा है, और जैसा मैंने पहले कहा इतने लंबे समय में आपको अगर पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाना है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा कमाना है, तो आपको इक्विटी में जाना है। और जो आप गए हैं, आपने एसेट क्लास सही चुना है, जो हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए। फंड सिलेक्शन बाद में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने अच्छी की है कि मैंने कहा कि IDFC का टैक्स सेविंग फंड भी आपके पास, ALSS फंड भी आपके पास है। ये भी काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर हम टैक्स सेविंग को अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बनाएं तो सही तरीके से हम एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। तो एक ही मुझे लगता है वो एक काफ़ी अच्छा स्टेप आपने लिया है। करंट जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 5000, मुझे लगता है उसके लिए 4 फंड थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे आपके दोनों टारगेट पूरे नहीं होंगे। तो आपको डेफिनेटली अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप उसको बढ़ा रहे हैं तो आप 4 फंड में बने रहे, आपकी फंड सिलेक्शन जो है वो अच्छी है, जो एलोकेशन होनी चाहिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स में वो भी सही है। तो अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखें, और जैसा मैंने कहा आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत है। और ELSS क्योंकि आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया, तो हर साल जब इन्वेस्ट करें उसको भी अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अगर आप एलोकेट करते रहें तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ये भी देखा गया है हेमंत कि मार्केट के उतार चढ़ाव के समय लोग अपने एसेट एलोकेशन में काफी ज्यादा बदलाव करते हैं। अब मार्केट गिरा नहीं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करना शुरू कर दिया। मतलब ये एक रिएक्शन ही होता है, नी जर्क रिएक्शन जो यूजुअली हम देखते हैं मार्केट की गिरावट में जो निवेशक है वो कर जाते हैं। तो इससे कितना बचना चाहिए और सही स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए स्वाति, मैं कहूँगा कि एसेट एलोकेशन चेंज करना मार्केट मूड के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। और एसेट एलोकेशन तो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान का सबसे पहला हिस्सा होना चाहिए। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपकी एसेट एलोकेशन क्या हो, और वो तभी हो सकती है अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं, यानी आपके जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको डिफाइन करें, कितना आपका टारगेट है, और एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे आप उस पर वर्कआउट करते हैं कि कितना पैसा आपको ज़रूरत है। तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म का जो पैसा है वो इक्विटी में जाएगा, शॉर्ट टर्म का पैसा डेट में, मीडियम टर्म का जो है वो हाइब्रिड में। अगर आप इस तरह से एसेट एलोकेशन बना के इन्वेस्ट करेंगे तो जब भी उतार चढ़ाव होगा आपको अपने एसेट एलोकेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप कब एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने टाइम होराइजन के बारे में बहुत क्लियर नहीं हो। आपने ये सोच के इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया कि आप 5 साल या 10 साल या 15 साल के इन्वेस्ट करें। आप सिर्फ ये देख के इन्वेस्ट करते हो कि आपको लगता है कि मार्केट जो है ऊपर चलने वाला है, किसी ने आपको कहा कि अगले 3-4 साल में मार्केट में अच्छा रिटर्न बनेगा, तो आप इक्विटी में चले जाइए। और जब आप देखते हैं कि पिछले 6 महीने से बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी है, गिरावट देखने को हो रही है, तो आप उसके लिए मेंटली तैयार नहीं होते हो और तब आप एलोकेशन चेंज करते हो, तो मुझे लगता है वो बहुत ही गलत है। अगर आप प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कोई कारण नहीं है कि अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज करें। और जैसा मैंने पहले कहा, ये समय है, वॉलेटिलिटी का समय है, जब आप की एवरेज कॉस्ट नीचे आएगी। और कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी फिलहाल हम देख रहे हैं इस समय पे इंटरेस्ट रेट ऊपर है, तो जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान जैसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि अच्छी रिटर्न मिलेगी, तो एक टेम्पटेशन रहती है कि देखिए इक्विटी से निकल के हम यहाँ पे चले जाएं। वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 3 साल के लिए आपने पैसा लॉक किया और 3 साल के बाद जब मार्केट अगर ऊपर दिखेगा आपको, जब इन्वेस्ट करना चाहोगे, जब पैसा बाहर आएगा, तब फिर से आप ऊंचे लेवल पे इन्वेस्ट करोगे। तो एसेट एलोकेशन को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगर आप बहुत क्लियर हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यस, जैसा मैंने पहले कहा, जब बाजार में गिरावट होती है तो घबराहट जरूर होती है, लेकिन उसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने गोल पे आप फोकस रखिए। अगर आपके गोल लॉन्ग टर्म है तो कोई कारण नहीं है कि आपको अपनी एसेट एलोकेशन करने की जरूरत पड़े। ओके, आगे हम चर्चा बढ़ाएं। इस बीच एक और सवाल लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जबलपुर से राजेश्वर सिंह चौहान हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग। अच्छे हैं मैडम जी। राजेश्वर जी सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी आवाज आ रही है? जी जी राजेश्वर जी। हाँ बोलिए मैडम। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैंने पिछले दो साल पहले रिटायर हुआ था, जून 2016 को। ओके सर। मैंने 30 लाख रुपए जो है वो FD में करे थे जमा। उसके बाद हमने ये म्यूचुअल फंड का हमको किसी ने बताया, तो हमने पिछली जुलाई 2017 से FD में इन्वेस्ट करना शुरू, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो करीब 29-30 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया है म्यूचुअल फंड में। कितना सर? जिसमें म्यूचुअल फंड में इसमें हमारा SBI म्यूचुअल फंड में, SBI मैग्नम मल्टी कैप में 1 लाख रुपए, SBI ब्लू चिप में 50,000 रुपए,
SBI फोकस इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए और SBI मैग्नम मिड कैप में 50,000 रुपए। ओके, इतना हमने जमा किया हुआ है। उसके बाद में HDFC में हमने HDFC मिड कैप में 25,000 और हाइब्रिड इक्विटी फंड में 25,000 और लो ड्यूरेशन फंड जो है उसमें 1,64,000 पड़ा हुआ है। इसके बाद बैलेंस एडवांटेज फंड में भी हमारा 4,51,000 मंथली डिविडेंड के रूप में। मतलब सर 10 फंड्स आपने ले रखे हैं जी? 10 फंड्स ले रखे हैं भाई आपने? हाँ, हमने SBI म्यूचुअल फंड, HDFC, हाँ, वो हमारे पास वो डिटेल्स हैं। अब बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमको SBI म्यूचुअल फंड में तो लॉस नहीं हो रहा है। इसमें हमारा 2,000 रुपए हमारी SIP है, HDFC और ICICI में 2,000 की SIP है। लेकिन अभी टोटल हम देख रहे हैं कि हमको जो मंथली रेगुलर प्लान है और HDFC में हमको केवल 1.41% का ही फायदा हो रहा है और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में हमने 4,50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, जिसकी करंट वैल्यू 3,99,000 है। और यदि साल भर का डिविडेंड निकाल लें और उसको भी प्लस कर लें तब भी हम 1.72 माइनस में ही जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। ICICI में भी हम 7.49 में तो ICICI का तो हमको जो मल्टी एसेट फंड है वो तो बहुत लॉस कर रहा है। बिल्कुल सर, 7.49% लॉस कर रहा है। सर जानकारी तो आपको बहुत अच्छी है, लेकिन अब फंड सही है नहीं है इसके बारे में हमारे एक्सपर्ट आपको अच्छे से बता पाएंगे। हेमंत, 10 फंड्स राजेश्वर जी के पिछले साल इन्वेस्ट करना शुरू किया और कईयों में उन्हें लॉस भी हो रहा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि सही किया है इन्होंने? देखिए, पहले बात करते हैं कि उन्होंने सही किया गलत किया। मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है डेफिनेटली, अगर आप फिक्स डिपॉजिट से हट के कुछ और ऑप्शन देख रहे हो, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में आपको रिटर्न गारंटेड मिलता है, ये बात सही है, सेफ्टी भी होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहें कि आप इन्फ्लेशन को बीट करें या हेल्दी रिटर्न मिले, तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे आपको म्यूचुअल फंड को देखना है। तो उनका जो डिसीजन है म्यूचुअल फंड को देखने का वो बिल्कुल सही है। लेकिन 2-3 इश्यूज है जो उनको ध्यान रखने पड़ेंगे, शायद उसको आगे जाके उनको तो उसमें मदद मिले। पहली बात तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 10 फंड हैं, बहुत ज़्यादा फंड है। म्यूचुअल फंड खुद जो है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, उसमें आप इतने सारे अगर फंड बनाएंगे तो आपको, मुझे लगता है उसको फ़ायदा नहीं बल्कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान ही होता है। दूसरी बात, ये सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं, वो अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। उसमें इक्विटी फंड भी हैं, बैलेंस फंड भी है, डेट हाइब्रिड भी हैं, सारे के सारे मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ अभी 1 साल है। जैसा हमने पहले बात की, डिस्कशन की हमने शो में कि पिछले 6 महीने से मार्केट नीचे है, हर फंड में इक्विटी अलग अलग प्रोपोर्शन में है, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपकी रिटर्न पे डेफिनेटली मिलेगा। तो ये आपको, जैसा मैंने पहले कहा, एक वॉलेटिलिटी जो है नेचुरल फिनोमिनन है स्टॉक मार्केट का। जब आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वॉलेटिलिटी के लिए आपको तैयार होने, आपका समय जो है वो लंबा होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 4 फंड होने चाहिए मेरे हिसाब से। 2 इक्विटी फंड रखिए आप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी और SBI का जो ब्लू चिप फंड है, ये 2 फंड रखिए। 2 बैलेंस फंड रखिए, चाहे वो HDFC का इक्विटी और डेट रखें और ICICI का इक्विटी डेट रखें। इतने सारे फंड, लो ड्यूरेशन फंड और बैलेंस एडवांटेज फंड, कुछ मतलब नहीं है। आप लंबे समय, जब आप FD करते हो लंबे समय के लिए करते हो, तो वही समय अगर आप म्यूचुअल फंड को दो, एक कॉम्पैक्ट पोर्टफोलियो बनाओ, तो डेफिनेटली आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। लेकिन वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए, या क्योंकि जब आपको अच्छा रिटर्न चाहिए फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में, तो कहीं ना कहीं आपकी पेशेंस को टेस्ट किया जाएगा। वो जो मार्केट वॉलेटिलिटी है वही करती है। फंड सही बनाइए, जैसा मैंने कहा कॉम्पैक्ट बनाइए, लंबा होराइजन रखिए। कोई कारण नहीं कि आपको रिटर्न इस पोर्टफोलियो से, FD से कहीं ज्यादा मिले। और मार्केट वॉलेटिलिटी में, बाजार के उतार चढ़ाव में, ये सही समय होता है कि अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखें, उसको रिव्यू करें, उसको रियलाइन करें। जी, मार्केट में देखिए हमेशा डूज और डोंट्स रहते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए। जैसा हमने पहले कहा, SIP कर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। ये सही समय इसलिए होता है, जैसा मैंने पहले कहा, कि अगर आपने प्लान करके अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं, अगर काफ़ी बार हमने पिछले 1-2 साल में क्या देखा कि कुछ इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में कर दिया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी और उस गिरावट के लिए आप मेंटली तैयार नहीं हो। तो ये सही समय है कि आप देखें कि क्या आपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा एग्रेसिव बना दिया। तो एसेट एलोकेशन चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि एसेट एलोकेशन के अंदर जो आपकी एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो और स्मॉल कैप हो, उसको रियलाइन करने की जरूरत है। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मुझे लगता है
50 या 60% इन्वेस्टमेंट जो है वो लार्ज कैप में होनी चाहिए और 40 से 50 बाकी जो है वो मिड और स्मॉल में होनी चाहिए। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा एग्रेसिव बनाया है तो उसको रीअलाइन कीजिए, एसेट एलोकेशन चेंज मत कीजिए, क्योंकि समय आपके पास लंबा है और उसमें सिर्फ जो आपको जो रीअलोकेशन करनी है वो सिर्फ मार्केट सेगमेंट्स में करनी है। जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हेमंत, अलवर से अजय जी हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। अजय जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। बताइए सर अपने बारे में और क्या जानना चाहते हैं। जी गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मेरा नाम अजय कुमार है जी। मेरी एज 32 है। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं जी। तो मेरा एक बच्चा है 3 इयर्स का जी। तो हमने उसकी पढ़ाई के लिए आज से करीब 15 साल बाद और मैं घर बनाने के लिए आज से करीब 10 साल, तो घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए 10 साल में और बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 साल में 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो उसके लिए मैं SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम 10,000 की SIP, मतलब मिनिमम 5,000 से 10,000 तक की SIP स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए हेमंत से जानते हैं। नए निवेशक है, मतलब शुरुआत नहीं किया और आपने यही कहा था अभी पिछले कॉलर को भी कि निवेश की शुरुआत करने से पहले अगर राय ले तो बेटर है। अब बताइए, 15 साल में बेटी की पढ़ाई के लिए 50 लाख का लक्ष्य है और फिर घर के लिए भी इन्हें एक रकम चाहिए, उसके लिए कैसे शुरुआत करें SIP की? देखिए यहाँ पे देखिए उन्होंने अच्छा किया है कि एक गोल बनाए हैं, 2 गोल बनाए हैं, समय है, टारगेट है। तो इतने लंबे समय के लिए दोनों की दोनों इन्वेस्टमेंट है। जैसे मैंने कहा एसेट एलोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विटी फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट कीजिए, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। 5 से 10,000 ये आपको तय करना होगा कि आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। और वो करने के लिए सबसे अच्छी मेरी राय आपको ये रहेगी कि आप थोड़ी बजटिंग कीजिए। आप अपना देखिए कि क्योंकि क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं, हम खर्चा करते हैं और जो बचता है वो इन्वेस्ट करते हैं। आपको बचत पहले करनी है, खर्चा बाद में करना है। तो थोड़ा सा बजटिंग कीजिए। आप देखिए कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे आपके घर में जो आप शायद अवॉइड कर सके। तो शायद जितना ज़्यादा समय आप देंगे पैसे को, जितना ज़्यादा आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर पाओगे, उतने ही अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचोगे। तो ये थोड़ा सा होमवर्क कीजिए शुरुआत करने से पहले। और जैसा मैंने पहले कहा, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से शुरुआत कीजिए। अगर मैं 2-3 फंड आपको बताऊं, जैसे हमने पहले बात की तो कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का 35 है मल्टी कैप वो, और HDFC मिड कैप, ये 2-3 फंड हैं। इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए, दोनों के लिए इन्वेस्ट कीजिए। थोड़ा पैसा आपको डेफिनेटली बढ़ाना होगा अपने गोल के नज़दीक पहुंचने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि 10 से 15 साल जो आपका टाइम होराइजन है उसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, अभी भी देखने को मिलेगी। उस पर आप बने रहें, अपने एलोकेशन पे बने रहें, कंटिन्यू कीजिए प्रोसेस को, डेफिनेटली अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत रुस्तगी हमारे साथ जुड़ने के लिए मनी गुरु के आज के इस बेहद ही खास शो में। चलिए, तो मनी गुरु में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही रोज हम मनी गुरु में अलग अलग टॉपिक्स के साथ और दर्शकों के सवाल के साथ आपके सामने होंगे हाजिर।